दूध को सताइए तो दही बनता है, दही को सताइए तो मक्खन बनता है, और मक्खन को सताइए तो घी बनता है। दूध केवल 1 दिन चल पाता है, दही 2 दिन चल जाता है, और मक्खन 5 से 7 दिन चल जाता है, और घी सालों साल चलता है। इसी तरह से हमारा मन और शरीर भी अपार शक्तियों से भरा हुआ है। अगर हम परिश्रम करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, आर टू डिस्कवर। इतिहास, इति धनहा धनहास, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा हुआ, इसी को कहते हैं हम इतिहास। इतिहास के पिता को देखें, फादर ऑफ द हिस्ट्री, तो माना जाता है कि हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इतिहास शब्द का पहली बार अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उल्लेख किया था। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त था। तो इतिहास क्या है? इतिहास को कुछ विद्वान ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि हिज आर हर स्टोरी इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो देखना ये होगा कि क्या सबकी कहानी इतिहास है? तो ऐसा नहीं है। देखते होंगे कि आपके गांव में आपको उनकी कहानी सुनाई जाती होगी जिन्होंने आपके समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हो, या आपके समाज को एक नया मोड़ दिया हो। तो ऐसे ही राष्ट्र के स्तर पर भी ऐसी कहानियां हम सुनते हैं या ऐसा इतिहास पढ़ते हैं जिससे हम कुछ सीख ले पाएँ और वर्तमान में उसका सदुपयोग करें और अपना भविष्य स्वर्णिम बनाएं। इतिहास में बीते हुए समाज का पूरा विवरण रहता है। इतिहास भूतकाल के भौगोलिक वातावरण का विश्लेषण करता है। इतिहास भूतकाल के राजनीतिक वातावरण का विश्लेषण करता है। इतिहास भूतकाल के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और संवैधानिक, न्याय सभी पहलुओं का विश्लेषण करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इतिहास से कोई भी सब्जेक्ट अछूता नहीं है। सारे सब्जेक्ट आकर इतिहास में समाहित हो जाते हैं। अगर हम देखें कि कोई विज्ञान का छात्र है तो क्या उसे इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा? नहीं, उसे इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वो थ्योरम सीखेगा इतिहास से, जो उनके वैज्ञानिकों ने थ्योरम दिया है जो इतिहास में बीते हुए समय में, उस थ्योरम के आधार पर वो कोई नया यंत्र बनाएगा, कोई नए इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, जिससे वो अपना भविष्य स्वर्णिम बनाएगा। अगर राजनीति में देखें तो 1962 का युद्ध, 1962 का युद्ध, इंडिया चाइना वार, इसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर उससे पहले का जो समय था भारत के लिए, वो हिंदी चीनी भाई भाई, अर्थात ये नारे लगते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, इनमें कभी कट्टरता नहीं हो सकती, इनमें कभी विरोध नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद का इतिहास, उसके बाद का समय परिवर्तित होता है, और उस इतिहास से 1962 के पहले और उसके बाद उस इतिहास से आज हम लोग सीख लेते हैं कि जब भी हमारी तरफ चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तब तक हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीठ के पीछे ये खंजर छुपाए होगा और ये खंजर हमको मारेगा। इसीलिए आज भी हम चाइना के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाते हुए इन बातों पर विचार करते हैं। अब ये राजनीति की बात हुई। आर्थिक व्यवस्था देखी जाए तो कभी अगर भूतकाल में कभी मंदी आई होगी तो उस मंदी से उस समय की गवर्नमेंट ने कैसे निपटा, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, कभी महामारी फैली थी तो आर्थिक व्यवस्था कैसे कंट्रोल किया गया, तो उन सब चीज़ों से सीख लेकर उसका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम एक अच्छा भूत बनाकर, एक अच्छा भूतकाल बनाकर वर्तमान सुंदर कर सकते हैं, वर्तमान को संवार सकते हैं और भविष्य को स्वर्णिम बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जितना मेहनत हमने पीछे कर दिया, वर्तमान हमारा उतना बढ़िया होगा, हमारा एग्जाम तुरंत फटाक से निकलेगा और उसके बाद में हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा, हमको सिलेक्शन मिलेगा और हमारे पास सब कुछ होगा। तो इतिहास, आप मेरे ख्याल से आपको समझ, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं इतिहास के टर्मिनोलॉजी पर, छोटी छोटी बातों। तो बीसी आपने सुना होगा, बीसी और एडी, ईसा पूर्व और ईसवी। तो बीसी का मतलब होता है, आप देखते होंगे कि लिखा रहता है 200 बीसी, तो 200 बीसी, या फिर लिखा रहता है कि 200 एडी। तो इसका मतलब क्या है, हमें यही समझना है। तो बीसी का मतलब क्या है? बिफोर जीसस वार बॉर्न, जीसस के जन्म के पहले का जो समय है वो क्या है? बीसी। और बीसी कम्स फ्रॉम बिफोर क्राइस्ट, और बीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा के जन्म के पहले, अर्थात जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का जो समय है उसे क्या कहा जाता है? बीसी। और
जो ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है उसे कहा जाता है एडी, उसे कहा जाता है एडी। अब एडी जो है ये एक लैटिन वर्ड फ्रेज है, एक एनो डोमिनी। एनो डोमिनी आप यहाँ देख सकते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर के समय में, अर्थात ईश्वर के समय में। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के समय में। अर्थात एक बॉर्डर होगा, एक बॉर्डर लाइन होगी, और इस बॉर्डर लाइन के पहले का जो समय है ये कहलाएगा बीसी। और जब यहाँ पर ईसा मसीह का, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर जन्म होता है, और उसके बाद का जो समय है वो कहलाएगा एडी, वो कहलाएगा एडी। बीसी क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट, जन्म के पूर्व का जो होगा वो कहलाएगा बिफोर क्राइस्ट। और एडी क्या होगा? एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ गॉड, जीसस के जन्म के बाद। तो आप देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस लाइन में कहीं जीरो भी होगा? क्या जो जीसस का जन्म हुआ है उसको जीरो माना जाए? तो ऐसा नहीं है। जीसस का जिस दिन जन्म होता है उसी समय को मान लिया जाता है 1 AD। क्या मान लिया जाता है? 1 AD। फिर उसके बाद में इसी तरह से 2 AD, फिर 3 AD, फिर 4 AD, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे जाते हैं। 100 AD, 200 AD, 2000 AD, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे जाते हैं। और आज हम लोग 2020 ईस्वी या AD में हैं, इन द ईयर ऑफ गॉड, एनो डोमिनी में हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या 1 AD हो गया यहाँ पर? तो BC फिर कहाँ से शुरू करें? तो जो BC की शुरुआत होगी वो होगी 1 BC, अर्थात यहाँ पर जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 आपका अगर कहना होगा कि ईसा मसीह के 1 वर्ष पूर्व, तो हम कहेंगे 1 BC, अर्थात इससे 1 वर्ष पहले। ईसा मसीह के 2 वर्ष पूर्व, तो इसको कहेंगे 2 BC। ईसा मसीह के 6 वर्ष पहले, तो हम कहेंगे 6 BC। ईसा मसीह के 2000 साल पहले, तो हम कहेंगे कि बिफोर 2000 BC। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो एक ऐसा पॉइंट है 1 AD जिसको माना जाता है कि इसी दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और उसी दिन से उसको मान लिया गया 1 AD के बाद 2 AD, 3 AD, और आज तक जो समय चल रहा है। आप सुनते होंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बहुत क्रांतिकारी घटना थी। हम लोग उसको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि शताब्दी और दशक किसे कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी होगा, क्योंकि कोई भी अनुशासन हो, कोई भी हर सब्जेक्ट एक अनुशासन में बंधा रहता है, एक डिसिप्लिन में बंधा रहता है। अगर कोई टाइटल दी जाती है तो उसी की बात उसके अंदर रहती है। जैसे शताब्दी है तो इसका मतलब क्या हुआ? जथा नामे तथा गुणे, कि 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहते हैं। अब किताब में लिखा रहता है, इतिहास की किताब में लिखा रहता है कि 19वीं शताब्दी के लगभग बीचों बीच, 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य में 1857 की क्रांति होती है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। तो हमें समझना ये है कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हम कहें कि 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ, 19वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 1801 टू 1900, 1801 टू, अर्थात 1801 से लेकर 1900 तक। ये किसके अंतर्गत आएंगे? 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि 1801 किसकी तरफ बढ़ रहा है? 1900 की तरफ। तो ये किस शताब्दी को पूरा कर रही है? 1900, अर्थात ये 19वीं शताब्दी है। फिर जैसे हम कहें 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा? 1901 टू 2000, अर्थात ये किसके अंतर्गत आएंगे? किस तरफ बढ़ रहा है? 20 की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात ये 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। अगर हम देखें कि 21वीं शताब्दी क्या है? 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ, 21वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 2000 टू 2001 टू 2100, अर्थात ये किस तरफ जा रहे हैं? 2100 की तरफ जा रहे हैं, अर्थात ये किस तरफ जा रहे हैं? 2100 की तरफ जा रहे हैं। तो ये 19वीं, 20वीं, 21वीं, इस तरह से कोई भी शताब्दी हो। जैसे हम कहें 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी का मतलब ये होगा कि 1501 से लेकर 1600 तक, अर्थात ये किस तरफ मूव कर रहा है? 1600 की तरफ, अर्थात ये किस तरफ मूव कर रहा है? 1600 की तरफ। तो ये आपको समझ में आया होगा कि शताब्दी किसे कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि शताब्दी क्या है।
तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दशक किसे कहते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण भी होगा, अर्थात 10 वर्षों के समय को दशक कहते हैं। इतिहास की किताबों में लिखा रहता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 19वीं शताब्दी के 50 के दशक में हुआ था। अब इसका मतलब क्या है, आप समझ चुके हैं कि 19वीं शताब्दी किसे कहते हैं। 19वीं शताब्दी का मतलब 1801 से लेकर 1900 तक, ये क्या है 19वीं शताब्दी। लेकिन 50 के दशक का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 50 to 59, किसी का भी 20वीं शताब्दी का 50 का दशक तो मतलब 1950 से लेकर 1959, या फिर कहा जाए 21वीं शताब्दी का 50 का दशक तो 2050 to 2059 ये, या फिर हम कहें कि 60 का दशक तो मतलब 60 to 69, या हम कहें 70 का दशक तो 70 to 79, या हम कहें 80 का दशक तो 80 to 89, 90 का दशक तो 90 to 99। तो ये समझ में आया होगा कि दशक का मतलब क्या होता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा शताब्दी का मतलब क्या हुआ। जो 19वीं शताब्दी का मतलब जैसे 1801 से लेकर 1900 तक, मतलब ये 19 की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ दशक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वो डिजिट जैसे 50 का दशक का मतलब ये हुआ 50 to 59, और जैसे ही 60 आया तो 60 का दशक वहीं से शुरुआत हो जाएगा अर्थात 60 to 69। तो आइए अब हम देखते हैं कि इतिहास को साधारणतया 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्री हिस्ट्री में रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, केवल इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कि ये जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं केवल, अर्थात यहाँ पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्री हिस्ट्री अर्थात प्राक इतिहास का विकास हुआ तो वहाँ पर जो भी चीज़ें बच गईं, शेष रह गईं, उन्हीं को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जिसका उत्खनन किया गया और वो चीज़ें प्राप्त हुईं तो उन्हीं को कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण काल और उससे पूर्व के काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उसका अध्ययन केवल और केवल हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ही करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य पर ही करते हैं। और देखें अगर हम फिर तो आद्य इतिहास, तो आद्य इतिहास का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आद्य इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात वहाँ पर जो भी उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुआ और उसके अलावा लिखित साक्ष्य, ये दोनों प्राप्त हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि लिखित साक्ष्य की जो लिपि है, लिप आप जानते होंगे, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका या ढंग होता है उसे ही लिप कहते हैं। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो तो वहाँ पर उसका तो निष्कर्ष निकाला जा रहा है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। इस पर लगातार कोशिश होती रही और लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो है इस इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा आता है हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्यों? क्योंकि ब्रोंज सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही कांसे के निर्माण की तकनीक बताई थी, कापर और टिन मिलाकर सबसे पहले हड़प्पन ने ही इसके कांस्य के निर्माण की तकनीक बताई थी, इसीलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं दोनों मिले हैं, उसको क्या कहा गया, हिस्ट्री। तो यहाँ पर मुख्य अंतर ये है कि अगर रिटन साक्ष्य के आधार पर देखें, रिटन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देखें तो प्राक इतिहास में केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिसको पाषाण काल इसके अंतर्गत आएगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आदि इतिहास के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित तथा रिटन डॉक्यूमेंट्स दोनों मिले हैं, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा नहीं जा सका है, और इतिहास में दोनों प्राप्त हुए हैं और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ा भी जा सका है।
तो हम एक अन्य आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर हम यहाँ देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको बांटने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसा माना जा रहा है कि प्राचीन इतिहास से रूल चेंज हो रहा है, मेडिवल में रिलीजन चेंज हो रहा है और रेस, नस्ल या प्रजाति चेंज हो रही है। अर्थात यहाँ की संस्कृति से यहाँ की संस्कृति में बदलाव आ रहा है, यहाँ के रूलर में बदलाव आ रहा है। और यही सेम कारण यहाँ पर भी है, यही पूरी तरह से, अर्थात अगर देखा जाए तो इनको बांटने का कारण 3R है। 3R मतलब रूल, रिलीजन, रेस। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 711 या 12 ईस्वी में, 712 ईस्वी में ही राबोर का युद्ध हुआ था। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसी के समय से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण। तो हालांकि इससे पहले भी 2-3 बार प्रयास हुए थे, लेकिन वो सब असफल रहे थे। तो यहीं से साधारणतया मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। फिर एक बार रूल, रिलीजन और रेस चेंज होता है। क्रिश्चियन आते हैं भारत। क्रिश्चियन मतलब जो लोग ब्रिटिशर्स थे, उसमें पुर्तगाली थे, डच थे, मतलब वो जितने भी यूरोपियन कंट्री थी वो भारत की तरफ आना शुरू करती हैं। और ये होता है लगभग 16वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में आना शुरू कर देती हैं कंपनियों का गठन करके, और 16वीं शताब्दी के लगभग अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ये यहाँ पर आना शुरू कर देती। तो फिर से धीरे धीरे भारत पर अधिकार करके इनको चेंज करते हैं, रूल, रिलीजन और रेस को। आप इसको देखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा जब हम इसकी एक एक चीज़ का बढ़िया से डिटेल करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इतिहास की शुरुआत 2,50,000 ईसा पूर्व हुई, क्योंकि पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो इसी समय के समय पाए गए हैं। तो होता क्या है कि मध्यकालीन इतिहास में रूल अर्थात शासन चेंज होता है। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है जब 711 या 12 ईस्वी में, 711-12 ईस्वी में आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम अरब की तरफ से। पहला अरब आक्रमण था, ये जो सफल अरब आक्रमण था पहला ये। तो 712 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण करता है, और उसका कारण ये होता है कि श्रीलंका से जा रही एक नाव को, जो देवल बंदरगाह था सिंध के करीब, तो देवल बंदरगाह पर उस नाव को लूट लिया जाता है। और जब सिंध के राजा दाहिर से कहा जाता है कि आप उन पर कार्यवाही करें, तो सिंध का राजा दाहिर कहता है कि वो लुटेरे हमारे क्षेत्र में नहीं हैं, हम कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम, ऐसा माना जाता है कि इसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है या सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। तो दाहिर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दाहिर इस युद्ध में, राबोर का युद्ध होता है जिसमें वो मारा जाता है 712 ईस्वी में। और यहीं से माना जाता है कि रूल, रिलीजन और रेस चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यहाँ पर रिलीजन धीरे धीरे किस तरफ जाएगा? मुस्लिम धर्म की तरफ। रूल किसके हाथ में आ जाएगा? मुस्लिम के हाथ में आ जाएगा। और रेस आप समझ रहे होंगे, नस्ल या प्रजाति भी यहाँ पर चेंज है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ के 100% यहाँ से रेस, रूल, रिलीजन वहाँ गायब हो गया। संपूर्ण भारत में नहीं, लेकिन मुख्य धारा में ये होने लगता है। तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कि 712 ईस्वी से शुरू होता है, और उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसको वहाँ पर देखेंगे। मोहम्मद गोरी का अब यहाँ से ये आक्रमण करके लौटते नहीं हैं, बल्कि मोहम्मद गोरी अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं, और वो दिल्ली की गद्दी को संभालता है। तो उसी समय कहा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना हो गया। गुलाम वंश की स्थापना के बाद अब हम पढ़ेंगे कौन कौन शासक हैं, क्या क्या है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। और लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी होते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर उन्हीं को पराजित करता है 1526 में। और उसके बाद में
जो मुग़ल काल है उसकी शुरुआत हो जाती है। बाबर के बाद फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर शेर शाह सूरी अल्पकाल के लिए, और फिर हुमायूं, और फिर उसके बाद में अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और औरंगजेब जब भारत आता है, औरंगजेब पूरे भारत पर लगभग अधिकार करता है और माना जाता है कि वो एक शक्तिशाली शासक है, और ऐसा माना जाता है कि वो एक शक्तिशाली शासक है। लेकिन औरंगजेब के बाद अर्थात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मुग़ल काल का पतन होना शुरू हो जाता है। उस समय शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय सबसे अंत के शासक हैं। बहादुर शाह द्वितीय सबसे अंत के शासक हैं, और बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है, जो मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, और फिर फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, हम लोग चर्चा करेंगे क्यों कहा जाता है। और फिर उसके बाद में रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद में अहमद शाह और आलमगीर। इस तरह से बहुत मतलब जो शासक हैं वो लगातार उनकी श्रृंखला चलती है। फिर अकबर द्वितीय की एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम लोग सुनेंगे, राजा राम मोहन राय से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर उनको इंग्लैंड भेजते हैं, और वहाँ पर राजा राम मोहन राय ब्रिस्टले में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे या जो बार बार पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि फिर रेस रिलीजन और रूल चेंज हो रहा है, अर्थात RRR चेंज हो रहा है। RRR कैसे चेंज हो रहा है? यूरोपीय कंट्रियों का यहाँ पर आगमन। यूरोप कंट्री, वास्को डिगामा आया था पहली बार। वास्को डिगामा को कहा जाता है कि 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था। जो यहाँ से मसाले लेकर गया था उससे उसको 60 गुना लाभ हुआ था। तो उसी की देखा देखी और अन्य यूरोपियन कंट्री भी इसकी तरफ चल पड़ी। और फिर होता क्या है कि उन यूरोपियन कंट्री के बीच और भारत, जो कि मुग़ल साम्राज्य से, जिसके भारत पर जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी पकड़ ढीली होने लगी थी, तो वो छोटे छोटे राज्यों में बिखर रहे थे, और इधर से बाहर शक्तियों का अटैक हो रहा था। बाहर की शक्तियाँ यहाँ पर आ रही थी। तो बाहरी शक्तियों ने पहले तो अपने आप से संघर्ष किया, जो अन्य शक्तियाँ आई थी उनके साथ, और दूसरी जो यहाँ पर अन्य छोटे छोटे राज्य थे उनसे संघर्ष किया, और उसके बाद में अंत में विजय किसको मिलती है? आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों को विजय मिलती है, और 15 अगस्त 1947 को अंत में भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से घटनाएं घटित हुई और क्या क्या चीज़ें हुई। हालांकि ये पूरा इतिहास एक 5-10 मिनट में बोल जाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें एक एक चीज़ को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और शुरू करेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग शुरू करेंगे बाबर से पढ़ना, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, ताकि आधुनिक इतिहास को हम आराम से कवर कर सकें। उसके बाद में फिर जब ये पोर्शन ख़त्म होगा तब हम लौटेंगे एंशिएंट पर और एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो आप सबको इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।